हेलो, स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है और मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ एसेट प्लस में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्बिट्राज कैटेगरी के बारे में। और इस कैटेगरी में आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड के बारे में। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश जयरामन जी, हु इज हेड ऑफ प्रोडक्ट एट निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट। आई वेलकम यू सर, एंड थैंक यू सो मच, आपने आज एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। माय प्लेजर, थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये आर्बिट्राज फंड होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। श्योर। तो अभिषेक जी, पहले बात तो ये काफी सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट ऑफरिंग है। और इसको हम बोल सकते हैं एक तरह की मार्केट जो हलचल है, खास करके इक्विटी मार्केट की जो हलचल होती है ऊपर नीचे, जो हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं उसको, उतार चढ़ाव, उससे कहीं ना कहीं एक आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है आर्बिट्राज के अंदर। तो कैसे काम करता है आर्बिट्राज? आर्बिट्राज जो कंसेप्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि दो मार्केट की हम यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो एक मार्केट पे आप बाय करते हो और एक मार्केट पे सेल करते हो। तो यूजुअली कैश मार्केट पे आप बाय करते हो और फ्यूचर में आप सेल करते हो। तो मान लीजिए आप कोई एक्स वाई जेड स्टॉक है जो आप खरीदते हो नॉर्मली कैश मार्केट में, उसी के साथ साथ आप और एक ट्रांजैक्शन भी करते हो, उसके इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शन एक करते हो कि फ्यूचर में आप सेल करते हो। तो इसके कारण क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट के उतार चढ़ाव से काफी हद तक बचा हुआ रहता है। लेकिन ओके। ऑब्वियसली रिटर्न्स भी उसके अंदर थोड़ी सीमित होगा। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कि आप हर साल हर महीने में इसमें एक रोल ओवर की कंसेप्ट होती है। हर महीने में आपको अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर के लिए है, उसको आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो अगर मैं थोड़ा और इसको डिटेल में बताऊं कि कैसे इस काम करता है, तो मान लीजिए आपने एपीसी स्टॉक खरीद लिया कैश मार्केट में, और आप सेल करते हो उसको फ्यूचर मार्केट में। तो फ्यूचर का मतलब ये होता है कि आगे जो आने वाला समय है, अभी नहीं। तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, यूजली एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो। तो मान लीजिए अगले महीने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो। तो आपने 100 रुपए में कैश मार्केट में खरीद लिया। जब आप बेचोगे फ्यूचर में, एक जाहिर है कि आप इसको थोड़ा एक लेवल ऊपर ही बेचोगे। मतलब आप अगर कैश में 100 रुपए में खरीद रहे हो, तो फ्यूचर में आप 101 में बेचोगे इसको। राइट। तो 1 रुपए का अंतर हो गया। लेकिन उस 1 रुपए आपको एक महीने बाद मिलेगा। और उस 1 रुपए जो एडिशनल है वो मिलने के लिए आपको अभी कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। तो ओके। उसको आप मार्जिन मनी बोल सकते हो। तो थोड़ा आपको सेट असाइड कर सकते, उसका थोड़ा कॉस्ट होगा, बहुत सारे चीज उसके अंदर जुड़े हुए। तो ये ओके। सिंपल है। तो आपने 100 खरीद लिया, 101 में बेचोगे। तो एक महीने का जो अंतर है, जो आप फ्यूचर और कैश का जो ये होगा, उस पीरियड में आपका जो कैश में जो प्राइस है और फ्यूचर में जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे या जुड़ जाएंगे। ओके। तो वैसा वाला ट्रांजैक्शन है। तो अभी इसमें सवाल हो सकता है कि चलो इसमें आपका बेनिफिट क्या है, या आपका कॉस्ट क्या है, और आपको रिटर्न कैसे मिल रहा है। तो आपका जो अंतर है, एक 100 रुपया और 101 में 1 रुपया का अंतर है। तो आपको 1 रुपया या 1% का रिटर्न इसके अंदर बनेगा लगभग, करेक्ट, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो ये एक हो गया आर्बिट्राज का कंसेप्ट। अब हो गया कि ये रिटर्न बनते कैसे हैं, कि सामने वाला क्यों दे रहा है आपको 101 में, क्योंकि सामने वालों को आप कैश आज दे रहे हो एक मार्जिन मनी के रूप में। तो राइट। मान लीजिए आपने 20 पैसा दे दिया, आपको 101 रुपया देना है। उसकी जगह मतलब 101 रुपया आपको मिलेगा, आप 1 रुपया का ट्रांजेक्शन एडिशनल कर रहे हो, उसके लिए आप 20 पैसा आप मार्जिन में रख देते हो आज। तो उनको वो मिल रहा है आज की तारीख में, उसको डिप्लॉय करके उसके अंदर जो भी स्ट्रैटेजी उनको करना करेंगे। तो आपको फायदा इसका हो गया कि आपको एक रिटर्न्स मिल गया, जिसमें काफी हद तक विजिबिलिटी है, कि आपको पता है कि अगले एक महीने में रिटर्न आपको कहीं ना कहीं इसके आसपास आपको रिटर्न बनेंगे, एक्सपेंसेस जो हटा हटा के जो नेट मिलेगा। तो इसके ओके। लिए कंसेप्ट बहुत सिंपलिस्टिक है। सारा इक्विटी जो पोर्टफोलियो होता है आपके, इसके अंदर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो पूरी तरीके से हेज होता है। तो मार्केट भले ऊपर नीचे हो, लेकिन आपको अपना रिटर्न्स कहीं ना कहीं उसके आसपास के रिटर्न्स आपको जो गुंजाइश है मिलने की, वो काफी बेहतर है इसके। ओके। तो सर जैसे आपने बताया, हम कैश में फॉर एग्जांपल एबीसी स्टॉक 100 रुपये का खरीदते हैं और फ्यूचर में उसको 101 का बेचते हैं। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलती रहती है। हाँ, बहुत सही सवाल आपने किया अभिषेक जी। इसमें हर समय में एक तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी के व्यू के बेस्ड है। कि आज काफी लोग कुछ व्यू लेके कर रहे हैं कि अगर मैं फ्यूचर में भी सेल कर रहा हूँ, तो काफी लोग का व्यू हो सकता है इसके अंदर। कुछ लोग को लगता हो कि शायद मार्केट इतना अच्छा कर रहा है। जैसे कि हमने देखा पिछले 6 महीने में इंडियन इक्विटी मार्केट, या पिछले एक साल में इंडियन इक्विटी मार्केट्स में एक सेंटीमेंट जो है काफी पॉजिटिव रहा है। तो राइट। लोगों को लगता हो कि हम फ्यूचर में सेल क्यों करें, क्योंकि हमको तो लग रहा है और रिटर्न बेहतर बन सकते, तो हम फ्यूचर में सेल ना करके लॉन्ग ही रखें उसको, जो हम कैश में रखते हैं। तो ये सब हर एक समय में डिमांड और सप्लाई का भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन जो मूल रूप से आर्बिट्राज का जो रिटर्न बनता है, अगर उसका हमको कोई एक तरह का आंकड़ा लेना है, या फिर उसका एक समझना है हमको कि क्या बन सकता है इसके अंदर, ये कहीं ना कहीं आपके जो शॉर्ट एंड डेट रेट्स हैं, जो यूजुअली हम बोलते हैं कि आपके लिक्विड फंड की आप ले लो, या फिर आप रिपो रेट जो आरबीआई का होता है,
उसके आसपास आपका रिटर्न आर्बिट्राज के जो स्प्रेड से बनना चाहिए। ओके। इसका एक लॉजिक भी है इसके पीछे, क्योंकि आज आप किसी को पैसा दे रहे हो, जो मार्जिन मनी हम दे रहे हैं आर्बिट्राज फ्यूचर एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैरी। हमने करेक्ट। पैसा दे दिया एक महीने के लिए किसी को, भले ही अपने 20% ही दिया होगा ओरिजिनल जो फाइनल वैल्यू का, लेकिन वो यूटिलाइज कर रहा है किसी अपने चीज दूसरे चीज के लिए, तो उसका जो उसको जो भरपाई करना है या उसका जो इंटरेस्ट आपको देना है, वो आएगा आपको लगभग उस शॉर्टर एंड डेट की तरह। तो ओके। कभी मान लीजिए 3 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ था, रेट्स काफी घटे थे उस समय में, आपके शॉर्टर एंड रेट्स काफी नीचे आ गए थे, तो आर्बिट्राज के रिटर्न्स भी कहीं ना कहीं उसी के आसपास थे। ओके। अब वहां के रेट बढ़ के 6.5 हो गया रेपो के, तो कहीं ना कहीं आपके आर्बिट्राज के रिटर्न्स भी उसका समानांतर होंगे। तो ओके। वैसे आप इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक है। तो अगर सर मैं इस कैटेगरी के एयूएम की बात करता हूँ, जो मैंने चेक किया है, मई 2023 में 80,000 करोड़ के आसपास का हमारा एयूएम था, जो कि बढ़ कर के आज की डेट में 1,80,000 या 1,90,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो ऐसा क्या हुआ है एक फाइनेंशियल ईयर में इसका एयूएम डबल हो गया? अभिषेक जी, इसकी बहुत से कारण हैं, लेकिन जो अहम 2-3 कारण है मैं वो आपको हाईलाइट करता हूँ इसके अंदर। सबसे पहली बात तो इसके अंदर टैक्सेशन का एक अंतर है आर्बिट्राज स्पेस में, और जो टिपिकली डेट फंड्स हम बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डेट पार्किंग के लिए जो लोग यूज करते हैं। तो मार्च 2023 में एक बड़ा चेंज हुआ था, जहां भी डेट टैक्सेशन जो पहले था कि 3 साल के उपरांत डेट के अंदर लॉन्ग टर्म के बेनिफिट मिलेंगे इंडेक्सेशन, वो हट गया। और डेट में कहा गया कि सारे डेट फंड्स में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, आप कितने भी समय के लिए आप इन्वेस्टेड रहो, आपका जो टैक्स है वो आपका जो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन, मतलब हर एक इंडिविजुअल का या कॉर्पोरेट का, उनका जो नॉर्मल टैक्सेशन रेट है वही लगेगा। तो अगर कोई इंडिविजुअल 40% टैक्सेशन पे है तो उनके लिए 40%, कोई 20% पे है तो उनके लिए 20% टैक्सेशन। तो वैसा एक बड़ा चेंज हुआ था डेट के अंदर। तो इसके चलते हुए काफी सारे जो इंस्टीट्यूशनल मनी है, कॉर्पोरेट्स हैं, एक तो उनके पास काफी सरप्लस थे, बिकॉज पिछले कुछ सालों में इंडिया की अर्निंग्स काफी इंप्रूव हुई है कॉर्पोरेट्स की, पिछले 2-3 सालों में खास करके। तो उनके पास पैसा था, वो आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल तो उनके पास सरप्लस पड़ा हुआ है। तो राइट। उसको पार्क करने के लिए उन्होंने सोचा कि आर्बिट्राज के अंदर क्यों ना किया जाए, क्योंकि आर्बिट्राज में उनको पता है कि इक्विटी जो पोर्टफोलियो पूरा हेज होता है, जो मैंने आपको बताया कि हर एक ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा एंट्री के साथ चलता है, तो एक बाय एक सेल, एक खरीद रहे बेच रहे हैं साथ में। तो आपको जो मार्केट रिस्क नहीं है उसके अंदर, थोड़ा बहुत उसमें डेट एलोकेशन भी होता है, वो काफी रिलेटिवली आपको पता है कि वॉलेटिलिटी कम होती है उसके अंदर। करेक्ट तो सर। कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशनल या एचएनआई जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने सोचा कि इसको आर्बिट्राज में रखा जाए, क्योंकि आपको टैक्सेशन बेहतर है, क्योंकि इसमें इक्विटी टैक्सेशन मिलता है। ओके। आर्बिट्राज की बनावट ऐसी है कि कम से कम 65% या उससे अधिक आप इक्विटी के अंदर रहोगे। और जैसे मैंने कहा, आपको इक्विटी फुल्ली है, जो तो आपको इक्विटी वाला रिस्क मिलेगा नहीं इसके अंदर, लेकिन टैक्सेशन आपको इक्विटी का मिलेगा। तो ओके। ये एक कारण था। दूसरे कारण जो मैं आपको इसी के साथ ही बता रहा था, कि काफी सारे कॉर्पोरेट एचएन है, उनके पास सरप्लस पड़ी थी काफी, जो शॉर्ट टर्म डेट में रखते थे, तो उन्होंने स्विच कर दिया इसको आर्बिट्राज के अंदर। और तीसरी बात कि जनरली जो रिटर्न बन रहे थे आर्बिट्राज के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। रो रिटर्न में भी काफी वृद्धि देखी हमने। एक तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तो करेक्ट। वैसे ही आपका आर्बिट्राज का रिटर्न बेहतर हो गया। साथ ही साथ जो माहौल चल रहा था, जो हम सेंटिमेंट की बात कर रहे थे मार्केट में, क्योंकि आर्बिट्राज में जो रिटर्न बनती है, एक तो आपका शॉर्टर एंड डेट रेट्स क्या चल रहा है उसके हिसाब से होती है, लेकिन दूसरे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें, वो होता है डिमांड सप्लाई। तो अगर आपके खरीद रहे हैं लोग, उनमें कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस अधिक है कि उनको लग रहा है कि अच्छा रिटर्न्स काफी बेहतर बन सकते हैं इक्विटीज के अंदर, तो शायद शॉर्ट के लिए इतने लोग आएंगे नहीं। तो डिमांड सप्लाई भी ऐसा हो गया था कि आपके बहुत ज्यादा डिमांड नहीं था, आपका यील्ड या स्प्रेड जब जो आर्बिट्राज में बोलते हैं वो भी बढ़ गए। तो ओके। आर्बिट्राज का जो रिटर्न्स पिछले 6-7 महीने में जो देख रहे हैं आप, वो काफी बेहतर बना है, करीब 7-8% के आसपास मंथ ऑन मंथ रिटर्न्स देखने मिले इसमें। ओके। ओके। तो वो भी एक कारण है कि काफी सारे लोग उसके लिए भी पार्टिसिपेट करते ओके, नोट योर पॉइंट सर। सर अगर हम आर्बिट्राज के रिटर्न्स के बारे में बात करें, तो क्या फैक्टर होते हैं जो उसके रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं? क्या वोलेटिलिटी भी एक फैक्टर है? वोलेटिलिटी इसके लिए बेहतर है, या क्या आप उसके बारे में बताना चाहिए? हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काफी सारे लोग की प्रश्न होती है इसको लेके, खास करके वॉलेटिलिटी में। तो लोग पूछते हैं कि अभी मार्केट वॉलेटाइल है तो आर्बिट्राज रिटर्न्स बेहतर कर पाएंगे कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेन है पोर्शन जो रिटर्न है, वो आपको आती है प्रिवेलिंग शॉर्टर एंड रेट से। दैट इज द क्रक्स, कि वो आप मान लीजिए कम से कम आपके 70-80% जो रिटर्न्स बनती है, सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द रिटर्न्स विल कम फ्रॉम दिस पोर्शन। बाकी जो उतार चढ़ाव है, जो वॉलेटिलिटी की हम बात कर रहे हैं, उससे फर्क मिलता है, उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक स्टॉक का या हर एक सेक्टर का एक तरह का स्प्रेड नहीं होता।
हालांकि हम बोल सकते हैं कि आज अगर आपका 7% का रिटर्न बन रहा है तो स्प्रेड करीब आपके 50-55 पैसे के स्प्रेड्स हैं। लेकिन हर एक स्टॉक का सेम नहीं होता। कोई एबीसी स्टॉक का जैसे हम बात कर रहे हैं, उसको हो सकता है कि 1% का स्प्रेड हो या 100 बिप्स का स्प्रेड हो, और किसी का शायद 50 पैसे का ही स्प्रेड हो, किसी का 100 पैसा है, किसी का 50 पैसा है। तो हर एक स्टॉक का भी वेरी होता है इसके अंदर। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, फिर लोग कॉल लेते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ जो सेक्टर्स हैं जहां पे रनअप बहुत स्ट्रांग हो गया पहले, शायद उनमें आगे चलते हुए नहीं बनेगा, या फिर कुछ पहले लोगों ने शायद इतना ध्यान से नहीं देखा था या उनके प्रेफरेंस में कम था, तो उनके शायद इसको उसको हम सेक्टर रोटेशन बोल सकते हैं। इसके कारण आपके जो स्प्रेड्स है उनमें भी काफी बड़ा अंतर दिखता है। ओके। तो आर्बिट्राज जो फंड मैनेजर है या जो जो फंड मैनेज होता है, तो वो लोग यही अपॉर्चुनिटीज को देखते रहते हैं रोज। तो उनका काम ही है देखते रहना। तो हो सकता है कि उन्होंने लग रहा है कि आज एक दो तीन सेक्टर में बेटर अपॉर्चुनिटी है, दो तीन स्टॉक से बेटर अपॉर्चुनिटी, तो उसमें वेटेज बढ़ा दिया। तो उसके ओके। कारण भी आपका जो एवरेज नंबर है उससे बेहतर या ऊपर नीचे आपका रिटर्न्स बन सकती है। तो वॉलेटिलिटी इसके लिए काम आती है। ओके। दूसरी बात, जो वॉलेटिलिटी की हम बात करते हैं, टिपिकली जो मार्केट में लोग कॉल लेते हैं सेंटीमेंट के कारण, जैसे मैंने कहा कि पिछले 6 महीने में काफी सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग नहीं कर रहे थे या एफएनओ में नहीं आ रहे थे, फ्यूचर्स में नहीं आ रहे थे, तो उसके कारण भी आपको स्प्रेड्स बेहतर मिल रहा था। ओके। तो वो आपको बेनिफिट मिल रहा था। ये एक वॉलेटिलिटी फैक्टर होती है। डेट का यील्ड्स मैंने बोला आपको, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। इसके सबके अलावा और एक छोटा फैक्टर जो है इसके अंदर, जो आपका जो बैलेंस पोर्टफोलियो, जो इक्विटी के अलावा जो पोर्टफोलियो है विच इज 30-35 टू 30-35 के बीच में होता है नॉर्मली, वो जो पोर्शन है उसको आपको मार्जिन के लिए यूज करना पड़ता है काफी हद तक। मान लीजिए आप 35 में से या 30 में से 15 से 20% आपके मार्जिन मनी के लिए यूज होता है, जो आपको एक्सचेंज में रखना पड़ता है, क्योंकि आप एक महीने के बाद फ्यूचर ट्रांजेक्शन करोगे तो अभी एक मार्जिन मनी देना पड़ता है आपको। तो वो जो वो पार्क होती है यूजुअली डेट के अंदर। ओके। तो डेट जैसे इंस्ट्रूमेंट में, ताकि वो एक्सेप्टेबल है कोलेटरल या सिक्योरिटी के रूप में, वो एक्सचेंज स्वीकार करता है उसको, तो उसके लिए आपको डेट के अंदर पार्क करना पड़ेगा। तो डेट का भी जो एक्रूवल है उसमें वो भी आपको रिटर्न रिटर्न के साथ जुड़ता है आर्बिट्राज में। तो अगर डेट रेट थोड़ी कम हो जाती है या रेट रेट बेहतर हो जाती है, उसका आपको मुनाफा या घाटा या बेनिफिट मिलेगा आपको इन दी आर्बिट्राज रिटर्न्स ऑल्सो। सो दैट इज अ स्मॉल पोर्शन, एक तिहाई भाग होता है नॉर्मली फंड के, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत आपको इम्पैक्ट करेगा रिटर्न्स को। ओके। ओके सर, ठीक है। अगर हम बात करें सर अब निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड के बारे में, तो आप क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज में फॉलो करते हैं? जी, जब भी कोई भी आर्बिट्राज फंड कंस्ट्रक्ट होती है, सबसे जो मेन रेशनल या मेन फोकस होता है फंड मैनेजमेंट की तरफ से, होता है कि इसको कितना हम रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो। तो ओके। इसके लिए जो इक्विटी के अंदर जो हमने सिस्टम डाली है, जो हमारी बैकएंड में सिस्टम है, 65% तो आपको रखना ही रखना है इक्विटी में, क्योंकि आपको इक्विटी टैक्सेशन इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। सो मिनिमम 65 हैज टू बी इन इक्विटी ऑल टाइम्स। उस 65% ऑफ इक्विटीज में हम इंश्योर करते हैं कि इसमें कोई भी हनएज, तो हनएज का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बाई कर लिया और उसके सामने सेल नहीं किया, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो। तो हर समय में, हर दिन, हर वक्त आपके बाई के साथ सेल का ट्रांजैक्शन होना ही चाहिए। ओके। तो इसके कारण क्या होगा कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट हो काफी बेहतर होगा। तो सबसे पहली कोशिश है कि आप जितना हो सके आप वॉलेटिलिटी को कम करके दो इन्वेस्टर्स को। जितना हो सके आप केवल रिटर्न में फोकस नहीं करो, बट रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि इस कैटेगरी में हम जानते हैं जो काफी सारे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो लोग का बहुत लंबा होराइजन नहीं होता। अगर राइट। शायद हो सकता है कि 18 महीने 24 महीने का व्यू हो, तो शायद वो हाइब्रिड में चला जाए, या 3 साल से ऊपर हो तो इक्विटी में चले जाए। करेक्ट। तो आर्बिट्राज में जो आते हैं वो कम समय के लिए आते हैं, तो उनको होता है कि आप सबसे पहला कैपिटल उनका काफी हद तक स्टेबल रखो, और उसके अंदर आप ट्राई करो कि थोड़ा रिटर्न भी बेहतर बना के दो उनको। सो दैट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो इक्विटी पोर्शन को इस तरह से मैनेज करते हैं जो। और इक्विटी में आप देखिए एफएनओ में भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं होते, 220-250 स्टॉक्स के बीच में मिलते हैं आपको। करेक्ट। उनमें काफी अच्छी लिक्विडिटी होती है, क्वालिटी वाइज भी काफी सब बड़े नेम्स ही होते हैं इसमें, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें कोई मार्केट कैप ऐसा नहीं होता है एलोकेशन के अंदर। आप क्या करते हो, आप इसमें स्प्रेड के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको पता ही है यूनिवर्स आपके काफी क्वालिटी वाले यूनिवर्स ही है। तो राइट। इस तरह से इक्विटी को मैनेज करते हैं। जो फिक्स्ड इनकम पोर्शन है, जो डेट पोर्शन है इसके अंदर, उसमें काफी हद तक तो अपन इंश्योर करते हैं कि शॉर्टर एंड फंड्स पे रखे उसको। तो जो आपके 3-6 महीने के जो ड्यूरेशन के जो पीरियड है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स या डेट फंड्स उसी के अंदर रखते हो। उसमें भी सब हाई क्वालिटी होता है, सब ट्रिपल ए वाले या उसके इक्विवेलेंट वाले नेम्स होते हैं। तो हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स आप कोशिश करते हो कि जो शॉर्टर एंड का यील्ड है, एक्रूवल है, उसको आप इसके अंदर कैप्चर करो। तो कोशिश, जैसे मैंने कहा कि इस फंड को मैनेज करने की सबसे जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप जितना हो सके रिस्क कम करो, साथ ही साथ कोशिश करो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज जो भी मार्केट में अवेलेबल है, खास करके आर्बिट्राज केस में, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टॉक में बेहतर स्प्रेड्स मिलती है, कुछ में कम। तो उस तरह से आप उसको ट्राई करते रहो, ट्रैक करते रहो, टैप करते रहो, यही कोशिश रहती है।
ओके ओके। तो सर अगर कोई इन्वेस्टर निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो एक सजेस्टेड टाइम पीरियड आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज काफी सारे लोग को लगता है कि आर्बिट्राज कहीं ना कहीं आपके लिक्विड फंड की तरह होता है, जहां पे आपको काफी हद तक आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि आपके रिटर्न्स इस रेंज में हो सकते हैं। आर्बिट्राज में कम समय, बहुत ही कम समय के लिए अगर कोई आता है तो कभी कभी उनको थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव दिखेंगे। तो ओके। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि आर्बिट्राज में आप कम से कम 3 महीने का व्यू लेके आइए। तो और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, हमने पिछले 15 साल का एनालिसिस किया है कि हमारे फंड काफी पुराना है, बहुत सारे फंड इंडस्ट्री में अवेलेबल है। तो हमने देखा कि नॉर्मली जो 3 मंथ्स के रोलिंग साइकिल होती है आर्बिट्राज के अंदर, उसमें लगभग आपका कभी एक महीना अच्छा निकला, कभी एक शायद उतना अच्छा नहीं निकला, तो एवरेजिंग आउट हो जाता है 3 महीने में। तो ओके। कम से कम 3 महीने, अगर 3 महीने से ऊपर रख सकते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कम से कम आप 3 महीने का व्यू लेके ही पार्टिसिपेट करना। नहीं तो हो सकता है कि कभी एक महीने में बहुत बड़ा स्विंग आ गया मार्केट में, तो राइट। उसके कारण थोड़ा बहुत आपको भी ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा आपको इक्विटी फुल्ली एज्ड है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, आपका डिमांड सप्लाई भी फैक्टर होता है इसके अंदर। राइट। तो राइट। कभी स्प्रेड्स में बहुत बड़ा आपको स्विंग दिखेगा किसी किसी महीने में, तो उसके कारण थोड़ा आपको मार्क टू मार्केट दिखेगा। ओके। तो सर ये तो आपने बताया 3 महीने कम से कम होना चाहिए। अगर हम अपर साइड की बात करें, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि जी, अगर मैं 3 साल इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या तब भी आर्बिट्राज में जाऊँ या हाइब्रिड में जाना चाहिए? देखिए ये फाइनली आपकी जो रिस्क एपिटेट है उस पर भी निर्भर करेगा। ओके। और कहीं ना कहीं अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखते हो तो उस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि आर्बिट्राज में गुड पॉसिबिलिटी है कि आपका पोस्ट टैक्स ठीक ठाक बनेगा, क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन है, साल भर के ऊपर आप रखते हो तो 10% का टैक्सेशन है। तो वो भी एक रीजन है कि लोग थोड़ा शायद लंबे समय के लिए आते हैं। लेकिन जो रिटर्न बनती है इसमें, जैसे हमने कहा कि इसमें आप इक्विटी में कोई रिस्क लेते नहीं हो क्योंकि पूरा हेज करके रखते हो, डेट भी आपका शॉर्टर एंड पे होता है, तो रिटर्न भी आपके सीमित ही बनेंगे। कि ओके। हर एक चीज में आपको रिटर्न और रिस्क जब चलता है तो उसका कहीं ना कहीं आपको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि किसको आप ज्यादा, जिसका पलड़ा थोड़ा भारी है, उसके हिसाब से आपका रिटर्न पोटेंशियल भी उसके साथ वेरी करेगा। तो मेरे हिसाब से आपने बहुत सही सवाल पूछे यहाँ पे। अगर आप 3 महीने से ऊपर एक साल तक पार करना चाहते हो तो आर्बिट्राज बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपका 2-3 साल का विजिबिलिटी है और आप उसमें कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से आप हाइब्रिड की तरफ भी देख सकते हो, ओके। आर्बिट्राज भी कर सकते हो। देखो काफी सारे लोग मैंने देखा है जो रिटेल या एचएनआई जो सेगमेंट में इन्वेस्टर्स है, वो अपने एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान्स जो आर्बिट्राज में पार्क करते हैं और वहां से वो इक्विटी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो ओके। वैसे इन्वेस्टर्स को हमने देखा कि 3-3 साल से भी इन्वेस्टेड है, तो उनके लिए काफी बेहतर प्रोडक्ट है आर्बिट्राज। ओके। क्योंकि आपको एक सेफ, रिलेटिवली सेफर प्रोडक्ट चाहिए, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, वहां से आप शिफ्ट करते रहो इक्विटी के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपको फाइनली ये पैसा इक्विटी में लगाना है। लेकिन जो इक्विटी बाजार के उतार चढ़ाव है उससे आप शायद इतना कंफर्टेबल नहीं है, इसके लिए आप एसटीपी के जरिए आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो ओके। उसके लिए आर्बिट्राज यूज कर सकते हैं, और उसके लिए कोई एंड डेट नहीं है, आप कितने भी टाइम चला सकते हो उसको। ठीक है, मतलब आर्बिट्राज एक व्हीकल है जिससे वो अपना एसटीपी करना चाह रहे हैं इक्विटी जी, फंड। जी, ओके। तो सर अगर कोई निवेशक जो एफडी में इन्वेस्टेड है, क्या वो जी, आर्बिट्राज में अपने फंड को पार्क कर सकता है अगर उसका टाइम होराइजन 1-2 साल है? तो क्या उसके जी, लिए सही रहेगा या नहीं? जी। जैसे मैंने अभी भी कहा आपसे कि इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं वो एक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि एफडी का रेट क्या चल रहा है, उसमें अगर टैक्सेशन का एंगल भी है तो उसको भी हम्म। सब मिला के उनको एक बार देखना पड़ेगा। आर्बिट्राज रिटर्न वाइज शायद 2-3 साल में उतना बेहतर नहीं होगा कंपेयर टू दी दिस थिंग, लेकिन पोस्ट टैक्स बेसिस पे फिर भी वो कंपेटिटिव रहेगा एफडी के साथ। ओके ओके ओके। आपके पास लेकिन और भी चॉइसेस हैं, अगर आप 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेट के अंदर भी चॉइसेस है। अगर आपको टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है तो डेट भी एक चॉइस है आपके पास, डेट में भी तरह तरह के डेट प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर देख सकते हैं, बट आर्बिट्राज भी आप देख सकते हो। ओके। तो मतलब वॉलेटिलिटी, मतलब आर्बिट्राज एज अ फंड सेफ तो है, बट वो देखना पड़ेगा पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके कहाँ बेहतर बन रहे हैं, एफडी में जी, या जी, आर्बिट्राज नहीं, में? आर्बिट्राज में आपका पोस्ट टैक्स भी बनेगा, लेकिन रिटर्न्स जो बनने की क्षमता है आर्बिट्राज के अंदर, वो शॉर्ट टर्म के लिए तो काफी अच्छा कंपिटेटिव रहेगा, लेकिन आप 2-3 साल के हिसाब से देखोगे तो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी तुलना में शायद आर्बिट्राज के रिटर्न थोड़े सीमित रहे। ओके। तो अगर हम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो अगर पिछले 1 साल के हम रिटर्न्स देखें और 2 साल के देखें, 3 साल के देखें, तो कैसा फंड ने परफॉर्मेंस किया, अगर आप नंबर जी, बताना चाहें? तो मैंने एक रोलिंग रिटर्न्स का एनालिसिस किया, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जो हम करते हैं आज से लेके 1 साल 2 साल, शायद वो पूरी तरीके से हमको सच्चाई नहीं बताएगा, क्योंकि क्या होता है, आप पिछले 1 साल बहुत अच्छा रहा आर्बिट्रेज के। राइट। जैसे मैं आपको कह रहा था कि ये जो मार्केट सिचुएशन था और डेट का भी रेट काफी बड़ा हुआ था, क्योंकि आरबीआई ने काफी रेट हाइक किए थे पिछले 1-2 साल में, तो राइट। उन सब का बेनिफिट आपको आर्बिट्राज में देखना था। लेकिन अगर उसको थोड़ा नॉर्मलाइज करके हम 3 साल का रोलिंग के बेसिस पे देखें तो क्या रिटर्न आपके बने होंगे 1-2-3 साल का, आपका रिटर्न कहीं ना कहीं डेट के आसपास छुटा है।
पिछले एक साल में आपका आर्बिट्राज का रिटर्न करीबन 6.5-7 के बीच में रिटर्न दिखेगा आपका। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आपको 5% के आसपास दिखेगा 3 साल का, क्योंकि ओके तभी आपके डेट के रेट्स भी कहीं ना कहीं उसी स्तर पे थे। ओके। तो इसमें आपको जो बेनिफिट है वो आपको मिल रहा है, इसके अंदर एक बेनिफिट आपको जो मिल रहा है वो आपको मिल रहा है पोस्ट टैक्स एफिशिएंसी का। तो टैक्सेशन एफिशिएंसी भी आप इसके साथ जोड़ लो तो आपका आर्बिट्राज रिटर्न्स काफी बेहतर हो जाएगा। ओके ओके। खास करके अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में हो एज एन इन्वेस्टर, जो 30% या 40% वाले टैक्स ब्रैकेट में हो, तो आपके लिए काफी बेटर टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स यहाँ पे दिख जाएगा। ओके ओके। तो जैसे आपने टैक्सेशन के बारे में बताया, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्राज फंड में इक्विटी टैक्सेशन लगता है, तो जी थोड़ा सा अगर आप विस्तार में बताना चाहिए इक्विटी टैक्सेशन मतलब कैसे इसमें कैलकुलेशन। जी। तो धन्यवाद। ये बहुत अहम सवाल है कि काफी लोग के मन में शंका होगी कि किस तरह से हम इक्विटी बोलते हैं किसी को। तो जो टैक्सेशन जो रूल है उसके हिसाब से ये कहा गया है कि आपको कम से कम 65%, तो 65% आपको कम से कम एलोकेट करना पड़ेगा इक्विटी और इक्विटी से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये बेसिक रूल है। तो आर्बिट्राज के अंदर भी हम जो करते हैं वो हम यही करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम कैश मार्केट में खरीदते हैं, 65% जो एलोकेशन है सीधा कैश मार्केट में इक्विटी खरीदते हैं, साथ में हम फ्यूचर में उसी को बेचते हैं। ये दोनों इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के दायरे में बैठते हैं। तो आपका आर्बिट्राज का जो टैक्सेशन है, मेरे ख्याल से लगभग पूरा इंडस्ट्री ऐसी मैनेज करता है उसको। तो 65% आपका हर समय आपका इक्विटी के अंदर लगा हुआ है। इसके कारण आपका जो टैक्सेशन रिक्वायरमेंट है वो इक्विटी का टैक्सेशन आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इक्विटी टैक्सेशन का बेनिफिट क्या है कि साल भर तक आप रखोगे पैसे, एक साल से कम, उसको हम शॉर्ट टर्म बोलेंगे, उसका टैक्सेशन आपको 15% होता है। ओके। और लॉन्ग टर्म बोलेंगे, एक साल और अधिक रखेंगे उसको हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे उसको। और उसके हम 10% पे टैक्सेशन होता है। इसके अंदर बाकी सरचार्ज सेस काफी सारी चीजें, उसमें मैं नहीं जाऊँ। हम्म। इसकी अगर हम तुलना करें जो दूसरे इक्विटीज के अलावा जो प्रोडक्ट्स है मार्केट में, उसकी टैक्सेशन क्या होती है, नॉन इक्विटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी जो टैक्सेशन होती है आपकी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन हट गया उसमें काफी काफी प्रोडक्ट्स के लिए। तो नॉर्मल अगर हम डेट की बात करें इसको हम तो उसमें काफी उस पर कोई टैक्सेशन का भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडिविजुअल का टैक्सेशन रेट आ जाएगा उसमें। तो उसमें ओके। आप एक साल के लिए रखो, 3 साल के लिए रखो, आपका टैक्सेशन रेट सेम होगा। आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट पे हो तो आपको 30% लगेगा। आप 6 महीने में निकालो तो जो भी गेन आपका 30% पे टैक्स होगा, 3 साल के बाद भी निकालो आपका गेन है 30%, टैक्सेशन वहां पे भी लग जाए। बिल्कुल सर। तो ये आपका अंतर है इक्विटी और डेट टैक्सेशन। ओके। तो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी विस्तार से सभी क्वेश्चन के आंसर किए। होप ये सभी हमारे पार्टनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होंगे। श्योर। सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसेट प्लस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, थैंक यू, बाय। या थैंक यू सो मच सर।